हेलो एवरीवन, पीएससी एग्रीकल्चर पार्ट सेकेंड। पहले हमने एक दिन एक चैप्टर के अंदर सम इम्पोर्टेंट अचीवमेंट ऑफ प्लांट ब्रीडिंग पढ़ा था, जिसके अंदर सेमी ड्वार्फ वीट एंड ड्राई वेराइटीज़ के बारे में और नोबलाइजेशन ऑफ इंडियन केन्स ये कवर अप कर लिया था। आज इसका जो सेकेंड पार्ट है हाइब्रिड मिलेट्स, ये उस अचीवमेंट का एक पार्ट है, यानी संकरित मिलेट्स। मिलेट्स का मतलब जानते हैं आप, दो चीज़ हैं, एक तो होता है सीरियल, एक आते हैं मिलेट्स। सीरियल का जिसका मतलब तो अनाज, मिलेट्स जिनको अपन हिंदी में बोलते हैं मोटे अनाज या मिलेट बोलते हैं, और मुख्य रूप से पर्ल मिलेट को ही मिलेट मान लेते हैं। लेकिन पर्ल मिलेट के अलावा भी इसके अंदर फॉक्स मिलेट, फिंगर मिलेट, सांवा, रागी, कोंडो, ये दीज आर इंक्लूडेड, जवार, पर्ल मिलेट, बाजरा, ये इसमें इंक्लूडेड है। तो इनको हाइब्रिड मिलेट्स का उत्पादन जो शुरू किया गया एक प्रोग्राम के तहत, तो सबसे पहले इंडिया के अंदर मेज का प्रोग्राम डेवलप, हाइब्रिड मेज का डेवलपमेंट प्रोग्राम शुरू किया था 1957 में। और कंपोजिट वेराइटीज़, अब ये जो नोमेनक्लेचर आता है बीच बीच में, हाइब्रिड था ऊपर, नीचे आ गया कंपोजिट, एक आता सिंथेटिक वेराइटीज़। देयर आर 3 काइंड्स ऑफ वेराइटीज़ जिनको अपन प्रैक्टिस में सीरियल और ऑयल सीड और पल्सेज में क्वालिटी और क्वांटिटेटिव सीड उत्पादन में प्रयोग में लाते हैं। ये अपन एक अलग से चैप्टर में चर्चा करेंगे, काफ़ी लेंदी हो जाएगा क्योंकि मेरा लेक्चर थोड़ा ऑर्डिनरी सामान्यतः ज़्यादा हो जाता है। तो ये कंपोजिट वेराइटी है। कौन सी? मंजरी, विक्रम, सोना, किसान, CO1, NLD, दीज आर ओपन यील्डेड, जिनकी अच्छी यील्ड थी। और करंट एम्फेसिस टू डेवलप हाइब्रिड, पर्टिकुलर सिंगल क्रॉस हाइब्रिड वेराइटीज इन मेज, विवेक मेज हाइब्रिड 9, मालविया हाइब्रिड मक्का 2, विवेक QPM 9 yielded up to 40% more than local open pollinated varieties। इसमें एक टर्म आया सिंगल क्रॉस हाइब्रिड, सिंगल क्रॉस, डबल क्रॉस, डबल टॉप क्रॉस, सिंगल टॉप, ये क्रॉसेज हैं। जब दो इनब्रीड या दो प्योर लाइन के बीच में क्रॉस करवाया जाता है, दो डिसिमिलर इनब्रीड एंड प्योर लाइन के बीच में, तो उनको बोलते हैं सिंगल क्रॉस। और जब दो से अधिक तो उसको बोलते हैं ट्राई। जब डबल टॉप का या डबल क्रॉस, जब दो इनब्रीड का क्रॉस करा के एक सिंगल क्रॉस ले लिया। उसी तरह जैसे A और B का, ऐसे C और D 3rd नंबर और 4th नंबर इनब्रीड है, उनका एक दूसरा क्रॉस करवा लिया, उसका दूसरा एक सिंगल क्रॉस ले लिया। दोनों सिंगल क्रॉस से प्राप्त जो F1 है, तो उनके बीच में जो क्रॉस करवाते हैं उनको बोलते हैं डबल क्रॉस। तो ये सिंगल क्रॉस लाइन थी। विवेक मेज हाइब्रिड 9, मालविया 9 एंड विवेक QPM। यहाँ पे QPM एक टर्म आता है जो मक्का में, हाई प्रोटीन क्वालिटी प्रोटीन मेज 9, इसका मतलब होता है क्वालिटी प्रोटीन 9 मेज। ये 40% लोकल जो ओपन पोलिनेटेड वेराइटी है। ओपन पोलिनेटेड का मतलब ये होता है देयर इज नो रेस्ट्रिक्शंस ऑन द पोलिनेशन। यू नो अबाउट पोलिनेशन? पोलिनेशन उसको बोलते हैं रीचिंग ऑफ पोलन एट द टू द स्टिग्मा, इट इज़ द नाउन एज पोलिनेशन। तो जो पोलिनेशन, जो परागकण है, वो स्टिग्मा तक जब पहुंचते हैं, उसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं हो, कोई बाध्यता नहीं हो, खुले आराम से फ्री रेंडमली, तो उनको बोलते हैं OPV, ओपन पोलिनेटेड वेराइटी। नेक्स्ट आता है डेवलपमेंट ऑफ हाइब्रिड सोरगम एंड पर्ल मिलेट, बिगन इन 1961। ये हाइब्रिड सोरगम और पर्ल मिलेट, ये दोनों भी हाइब्रिड मिलेट है, मिलेट्स है। तो इसमें सबसे पहले CHS1 जो सोरगम की वैरायटी है, पहली जो तैयार की गई थी, और HB1 जो बाजरा की वैरायटी है, ये रिलीज्ड इन 1964। इसी प्रकार आप देखेंगे एक हाइब्रिड 4 कॉटन की पहली हाइब्रिड वैरायटी है
जो आपको पता है सीटी पटेल एक गुजरात के अंदर गुजरात एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के सूरत स्टेशन पे इसको तैयार किया गया था। और दिस इज़ द क्रॉस बिटवीन गोसिपियम हिर्सुटम स्ट्रेन के बीच में। जैसे कॉटन की 4 स्पीसीज है, गोसिपियम हिर्सुटम, बार्बाडेंस, हर्बेशियम एक्सेट्रा। तो ये हिर्सुटम की 2 स्ट्रेन के बीच में क्रॉस करवा के पहली हाइब्रिड थी। और ये किसने तैयार किया? एक कॉटन ब्रीडर थे सीटी पटेल, प्रोफेसर एट गुजरात एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, और सूरत वहाँ पे एक स्टेशन है उस पर तैयार किया था। इसी प्रकार वारालक्ष्मी, जयलक्ष्मी, सावित्री, S2, HC, ये जो वेराइटीज़ है ये क्या थी? इंटर स्पेसिफिक थी। एक तो गोसिपियम हिर्सुटम और दूसरा था गोसिपियम बार्बाडेंस। इनके बीच में क्रॉस करवा के तैयार की गई थी। और ये जो तैयार की गई थी इंटर स्पेसिफिक और इंट्रा स्पेसिफिक, यह टोटली हाई यील्डिंग थी। इनका जो जिनिंग आउटरन था वो गुड था, और गुड ऑल्सो इन फाइबर क्वालिटी। जो फाइबर, और क्योंकि कपास के अंदर रेशा ही मेन उसका यील्ड होता है, तो उसकी उपज भी अच्छी थी। ये तो इसका पहला 3rd अचीवमेंट हो गया। इसके बाद में आता है मॉलिक्यूलर ब्रीडिंग। मॉलिक्यूलर ब्रीडिंग में यूटिलाइजेशन ऑफ मॉलिक्यूल बायोलॉजी टेक्निक्स टू अचीव प्लांट ब्रीडिंग ऑब्जेक्टिव्स, मतलब पादप प्रजनन विज्ञान के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए आणविक बायोलॉजी को टेक्निक को काम में लेना। मॉलिक्यूलर ब्रीडिंग, तो इसमें आप अपन आगे आएंगे। एक आपने पढ़ा होगा पिछली बार जेनेटिक्स के अंदर मार्कर असिस्टेड सिलेक्शन, MS। इसको मार्कर एडेड सिलेक्शन भी बोलते हैं। मार्कर का मतलब होता है चिन्हित करने वाला, जो इजीली आइडेंटिफाई हो जाए उसको बोलते हैं मार्कर। मार्कर जीन जो बोलते हैं, ये एक्चुअल में होता क्या है? मार्कर असिस्टेंट या एडेड सिलेक्शन इज एन इनडायरेक्ट सिलेक्शन प्रोसेस। एक इनडायरेक्ट सिलेक्शन है। एक तो डायरेक्ट सिलेक्शन, जैसे आपने किसी पौधे को देखा और आपने डायरेक्ट उसको सिलेक्ट कर लिया, अच्छे गुण वाले, डिजायरेबल क्वालिटी वाले, क्वांटिटी वाले। दूसरा होता है इनडायरेक्ट सिलेक्शन करते हैं इसके अंदर, वेयर जिसमें एक ट्रेट है ऑफ इंटरेस्ट, जो ट्रेट का मतलब करेक्टर ऑफ इंटरेस्ट, जो उसको आप चाहते हैं, सेलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ ए मार्कर। मार्कर के अंदर सारे आते हैं। एक तो मॉर्फोलॉजिकल, जिसको आप आकार के आधार पे पहचानते हैं, बायोकेमिकल, जो जैव रसायन के आधार पे, ये RNA और DNA के, उसमें RNA और DNA का पर्टिकुलर जो लिंकिंग पैटर्न है उसके आधार पे। तो दिस आर द टेक्निक्स। और ये क्या है? जो उसका और जो इंटरेस्ट वाला जो जैसे डिजीज रेसिस्टेंट क्वालिटी है उसके साथ इसका कॉम्बिनेशन के आधार पे इनको, ने कि इटसेल्फ किसी करेक्टर या ट्रेड के आधार पे। तो दिस इज द मॉलिक्यूलर, इसलिए इसको बोलते हैं इनडायरेक्ट। और डायरेक्ट क्या होता कि अगर आप ट्रेड के आधार पे उसको सिलेक्शन करते हैं, तो इसलिए इसको इनडायरेक्ट सिलेक्शन भी बोलते हैं। इसके आधार पे राइस की वेराइटी इम्प्रूव, जैसे पुसा बासमती है, इम्प्रूव वेराइटी सांबा मैसूरी है, सब मर्जेस टॉलरेंट राइस वेराइटी है, सवर्णा 1 है। मेज की इम्प्रूव प्रोटीन के लिए विवेक QPM9 है, प्रोटीन के लिए वेराइटी है, प्रोटीन क्वालिटी मेज। इसी प्रकार एक नेक्स्ट आता है ट्रांसजेनिक वेराइटीज। ट्रांसजेनिक एक 2 शब्दों से बना है, ट्रांस एंड जेनिक। ट्रांस का मतलब होता है ट्रांसफर, जेनिक का मतलब होता है जीन। वे जीन जो उसके अंदर नहीं है, दूर से किसी रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी के द्वारा ट्रांसफर किया गया हो दूसरे ऑर्गेनिज्म के द्वारा होस्ट ऑर्गेनिज्म के अंदर, इसलिए इसको बोलते हैं ट्रांसजेनिक टेक्निक्स। अब जितने भी आपके BT कॉटन है, BT टमाटो है, दूसरे जितने भी अभी जो नया कल्चर चलता है, जैसे आप गोल्डन राइस है जिसके अंदर बीटा कैरोटीन का एक पर्टिकुलर जो जीन सेगमेंट है, DNA सेगमेंट है, वो इंसेक्टेड कर दिया गया, तो उससे विटामिन A रिच राइस आपको प्राप्त होने लग गया। तो ये दीज आर टेक्निक्स और टूल्स फॉर क्रिएटिंग क्रॉप विद डिजायरेबल करेक्टर, फिनोटाइप, डिजाइन एक्सेट्रा। कॉटन के अंदर इसका ज़्यादा यूज हो रहा है। करीब कॉटन के अंदर 2007 में 131 प्रकार के डिफरेंट BT कॉटन हाइब्रिड प्राप्त 2007 तक। अब तो इवन 100 ज़्यादा हो गई होगी। अब इनके साथ में जब आप ये गोल अचीव करते हैं, कुछ अचीवमेंट होता है, तो नेचुरल सी है, अगर आप कुछ अच्छा कर रहे हो तो उसके साथ उसके कुछ बैड थिंग, उसके पैरेलल जो एविल है या फिर जो
अनयूजफुलनेस इवेंट है वो भी साथ में क्रिएट होता ही है, चाहे कैसा भी हो। तो इसके साथ भी अनडिजायरेबल कंसिक्वेंस कुछ इनकॉर्पोरेटेड हो गए हुए। इनमें नंबर 1 आता है डिजायरेबल चेंज करते हैं जब आप यूजफुल, तो बट ऑल्सो जनरेट सम इनडिजायरेबल कंसिक्वेंस। सबसे पहले आता है जेनेटिक इरोजन, इसको बोलते हैं आनुवंशिक ह्रास। इसका मतलब होता है, एक इसकी डेफिनेशन ये होती है ग्रेजुअल लॉस ऑफ डीएनए या जीन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। ग्रेजुअल का मतलब होता है स्टेप बाय स्टेप, जो जो आप, अब इसमें क्या होता है, ड्यूरिंग द रिप्लेसमेंट ऑफ हेट्रोजीनियस लोकल वेराइटी बाय द प्यू होमोजाइनस। एक चीज़ आप याद रखिएगा, इसमें एक टर्म आएगी आपका समयुग्मी और विषम युग्मी, होमोजाइगस एंड हेट्रोजाइगस। जितनी भी आपकी जो इम्प्रूव्ड वैरायटी है वो दिन प्रतिदिन क्या करेगी, होमोजाइगोसिटी बढ़ावा देगी, और हेट्रोजाइगोसिटी जो इसका नेचुरली पाई जाती है वो मिसिंग होने लग जाती है। और यहीं इसी टर्म के आधार पे बोलते हैं जेनेटिक इरोजन। मतलब जब आप विषमता को कम करके समता बढ़ाएंगे तो इससे क्या होगा, जेनेटिक इरोजन होगा। और इसका अल्टीमेटली प्रभाव कब पड़ेगा कि उसका जो जेनेटिक बेस है वो क्या होगा, नेरो हो जाएगा, मतलब संकरा हो जाएगा, संकुचित हो जाएगा, ने की ब्रॉड। जितना ज़्यादा हेट्रो होगा, जितना विषम होगा, उसका जेनेटिक आनुवंशिक जो ढांचा है वो उतना ही ब्रॉड होगा। और उसका लाभ क्या होगा, उसकी अडेप्टेशन नई इकोलॉजी के साथ वेल होगी, डिजीज रेजिस्टेंस पावर वेल होगी। ये जो चीज़ें हैं जो एडवर्स कंडीशन के अंदर वो मोर सूटेबल होगा। स्ट्रेसेस टॉलरेट करने की पावर ज़्यादा होगी, स्ट्रेसेस को अवॉइड करने की पावर ज़्यादा होगी, रेसिस्ट करने की पावर ज़्यादा होगी। तो ये धीरे धीरे ह्रास, जो इरोजन होगा ये इसमें कमी आ जाएगी। अब इसी में आ गए ना, यूज ऑफ सिमिलर रिलेटेड वेराइटीज एज पेरेंट इन ब्रीडिंग प्रोग्राम। एक जैसे ब्रीडिंग प्रोग्राम में सिमिलर पेरेंट अगर काम में लोगे तो ये। दूसरा आता है नैरो जेनेटिक बेस, पहले का ही पार्ट है ये नैरो जेनेटिक बेस, कि ज्यों ज्यों आप होमोजाइगोसिटी बढ़ाओगे इसका जेनेटिक बेस नैरो हो जाएगा। इससे क्या होगा, जेनेटिक वल्नरेबिलिटी बढ़ जाएगी क्रिएटेड। वल्नर का मतलब होता है असहाय, वैसे हिंदी में इसको बोलते हैं असहाय, यहाँ उसको संकीर्णता आ जाएगी, ताकि वो कोई भी जैसे डिजीज या पेस्ट या कुछ भी इजीली ससेप्टेबल हो जाएगा। ससेप्टेबल का मतलब दे अनेबल टू अवॉइड और रेसिस्ट द पर्टिकुलर डिजीज और इंसेक्ट और पेस्ट, दिस इज नाउन एज ससेप्टेबल। इसके साथ क्या होगा, इंक्रीज ससेप्टेबल टू माइनर डिजीज यील्ड प्लेट्यू। कुछ जो माइनर छोटी डिजीज है उनके प्रति ससेप्टेबलता बढ़ जाएगी। और उत्पादन का प्लेट्यू का मतलब होता है पठार। पठार का मतलब ये होता है एक बार चढ़ाई पे गए आप, पर्टिकुलर एक हाइट पे गए, जैसे ज्योग्राफी में पढ़ाते हैं पठार को, प्लेट्यू को, तो एक हाइट होती है जो सामान्य जो ग्राउंड होता है, लेवल होता है, उससे ऊपर हाइट पे। लेकिन उसके बाद में वो एक हिल हो या दूसरा होता, वो तो होता चढ़ाई पे, लेकिन उसके बाद वो ऊपर फिर वो खेती होने लग जाती है। प्लेट्यू का मतलब सामान एक जैसा। तो एक बार तो हाइट पे गया, लेकिन उसके बाद में फिर वो उसके आगे उसका उत्पादन एनहांस आप नहीं कर पाते हो, इंक्रीज नहीं कर पाते हो, तो उसको बोलते हैं यील्ड प्लेट्यू। उसके बाद में एक स्टेज के बाद में स्टॉप हो जाता, रुक जाता वो। तो दिस इज द यील्ड प्लेट्यू। एक इसके अंदर एक दूसरा एक पार्ट और आता है, इसमें शायद नहीं दिया होगा, जो उसमें आता है आपका, जो आप पढ़ेंगे वर्टिफोलियो इफेक्ट। वर्टिफोलियो इफेक्ट क्या होता है, एक डिजीज या पेस्ट जो होस्ट जो क्रॉप या प्लांट है, अगर वो उससे टॉलरेंट है, अगर उससे रेसिस्टेंस है, तो पर्टिकुलर उसमें एक जीन होगा एक डिजीज के लिए, तो उसको बोलते हैं वन जीन वन एंजाइम थ्योरी। मतलब जिसमें हॉरिजेंटल और वर्टिकल दो प्रोसेस होता है। तो जिसके में वर्टिकल प्रोसेस होता है कि एक डिजीज के लिए एक जीन उसके साथ डोमिनेंट, उसके साथ में एक जीन है, तो वो क्या करेगा, उसे फाइट करेगा, उसको रेसिस्ट करेगा, उसको डेवलप नहीं होने देगा। तो अगर इन केस कंडीशन जेनेटिक बेस दिनों दिन नेरो होता गया, तो वो क्या करेंगे, इसको बोलते हैं वर्टिकल रेजिस्टेंट, एक जीन और एक होता है हॉरिजेंटल रेजिस्टेंट, जिनके अंदर बहुत सारे जीन मिलके एक डिजीज से अवॉइड करते हैं या उसको टॉलरेट या उसे रेसिस्ट करते हैं, उसको हॉरिजेंटल बोलते हैं। तो वर्टिफोलियो इफेक्ट में ये होता है कि जैसे आफ्टर सम टाइम वो पर्टिकुलर वो जो जीन उससे लड़ रहा था वो भी ससेप्टेबल हो गया, वो भी डोमिनेंट की जगह रिसेसिव हो गया। तो इस कंडीशन के अंदर क्या होता है, एपिडेमिक टाइप हो जाता है। जैसे अभी चल रहा है ना कोरोना काल, तो वो क्या होगा, वो अगर उसके लिए एक ही जीन है, तो वो जीन अगर एक ही ससेप्टेबल हो गया तो वो डिजीज बहुत बड़े क्षेत्र में फैल जाती है।